गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम जगह अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे भाई आप सभी? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस। तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि करियरवेल एप्लीकेशन पर आ चुका है अल्ट्रा सिलेक्शन मेंस बैच, और इस बैच की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं। कल मेरी भी क्लास स्टार्ट हो गई थी रीजनिंग की, और अभिनय सर ने भी कल क्लास ली थी, और आप लोगों ने वो क्लास देखी भी होगी। और कल मैंने बताया भी था कि ये जो बैच है, ये बैच किन बच्चों को लेना चाहिए, किन के लिए ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी नहीं है। और एसएससी जो प्रथम बैच है हमारा, उस बैच से ये बैच कैसे डिफरेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की आंसर की आ चुकी है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना, एसएससी सीजीएल 2025 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो बच्चे उस आंसर की को मार्क्स को डाउनलोड कर लें, अपने मार्क्स देख लें कि कितने कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और वो इसलिए ज़रूरी है, ज़रूरी क्यों है, इसलिए ज़रूरी इसलिए है ताकि जो कमी हमारे अंदर है, हमें लगता है कि यार हमने तो रीजनिंग कर ली, मैथ्स कर ली, इंग्लिश कर ली, जीएस कर ली, लेकिन छोटी छोटी जो कमियां होती हैं, कंप्यूटर, है ना, तो कंप्यूटर में कमी है, रीजनिंग में कमी है, इंग्लिश में कमी है, जीएस में कमी है, हर बच्चे की कमी अलग अलग होती है। तो आप उस आंसर की को डाउनलोड कर लो और अपनी कमी को आइडेंटिफाई करो, और फिर 2026 के लिए एक बेहतर तरीके से दोबारा से अपने आप को तैयार करो, एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ, है ना जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को पूरा स्केड्यूल समझाया था कि किस तरीके से हमारी इस बैच में क्लासेस चलने वाली हैं, और क्या हमारा रोड मैप रहेगा सीजीएल 2026 की रीजनिंग के लिए। ये हमने पोस्टमार्टम किया था मेंस का कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे गए हैं। ये सब कुछ मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके यहाँ बताया था। और ये सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी। पहली 10 क्लासेस होंगी अल्फ़ाबेट की, फिर 10 क्लासेस होंगी नंबर की, क्योंकि इन दोनों टॉपिक को मिलाकर कम से कम 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसी वाले पार्ट को खत्म करेंगे जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ना है या अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैंने कल आपको कराई थी। पूरे 26 अल्फ़ाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस मैंने कल आपको कराई थी। प्लस फिर मैंने अपोजिट अल्फ़ाबेट के बारे में आपको समझाया था कि अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। AZ, BY, C6, D ड्यू इंडियन रेलवे, हाँ, D ड्यू, E इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ये हमने अपोजिट अल्फ़ाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करी थी। फिर मैंने आपको समझाया था कि किसी भी अल्फ़ाबेट में प्लस और माइनस कैसे करते हैं। जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पे ना वैल्यू हमारी बन जाती है मोर देन 26, और उस मोर देन 26 को कैसे सॉल्व करते हैं। मोर देन 26 को सॉल्व करने का एक सिंपल सा अप्रोच ये है। कैसे सॉल्व करने का तरीका है मोर देन 26 को? 26 का रिमाइंडर निकालो, वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने की ट्रिक है कि आप 26 को जोड़ दो, है ना। सिंपल सा अप्रोच था, उसमें से 26 घटाना होता है, इसमें से 26 जोड़ना होता है हमारा। चलिए, इसके बाद, है ना, ये सब हमने अपोजिट भी सीख लिया था, है ना। मैंने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस भी करा दी, अपोजिट भी करा दिया आपको, और मैंने आपको माइनस और प्लस करना भी सिखा दिया। ये माइनस प्लस करना बहुत ज़रूरी था। ये हमारा एक क्यूआरटी था, क्विक रेस्पॉन्स टेस्ट था, जो मैंने कल लिया था समझाने के बाद। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, कौन सा टॉपिक है हमारा। जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, है ना। ये जो टॉपिक है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग, सबसे पहले हम इस चैप्टर की ही शुरुआत करते हैं, और हम जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, है ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। उसके बाद फिर हम जो प्रैक्टिस सेशन लेंगे बेटा, वो कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन लेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप जो हम पढ़ाते चले जाएंगे, जो कंसेप्ट अप्रोचेस सिखाते चले जाएंगे, उसके बाद हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो कंबाइंड प्रैक्टिस होगी। ऐसे नहीं टाइप वाइज प्रैक्टिस नहीं होगी किसी भी चैप्टर की, क्योंकि टाइप वाइज प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम मेंस के लिए तैयार हो पाए। अब क्योंकि हम मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमारे कुछ बेसिक्स तो पहले से हमें आते हैं, और कुछ बेसिक्स को मैं दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। सभी बेसिक्स का रिवीजन में करवा रहा हूँ, फिर हम सीधा प्रैक्टिस सेशन लेंगे। और उस प्रैक्टिस सेशन में जितने भी एडिक्विटी के क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन है मेरे पास, वो 350 के 350 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसके अलावा कुछ नेवर सीन क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कल आपसे बोला था, वो नेवर सीन क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊंगा। और जब आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लोगे, फिर
फिर बिल्कुल भी रुकावट नहीं आने वाली और आप पूरा 100% कंप्लीट इसको एग्जाम में डेफिनेटली करके आओगे। तो अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करूं तो लेटर कोडिंग में 3 टाइप्स की हमारी कोडिंग बनती है ना। एक तो बनती है भैया कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की हमारी कोडिंग बनती है। एक तो लेटर कोडिंग बनती है ना, जिसमें लेटर को लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बनती है हमारी जी नंबर कोडिंग, ठीक है, एक बनती है जी हमारी नंबर कोडिंग और एक बनती है जी हमारी मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है, ये 3 टाइप्स की कोडिंग है जो इस चैप्टर में बनती है। अच्छा, इन तीनों टाइप की कोडिंग के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर सीरीज फॉर्म में भी आते हैं, है ना, सीरीज, और इसी चैप्टर के अंदर एनालॉजी फॉर्म भी बनती है और इसी चैप्टर के अंदर एक क्लासिफिकेशन फॉर्म भी बनती है हमारी। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन फॉर्म भी हमारी बनती है। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर जो लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करूं तो बेसिकली लेटर कोडिंग में हमारे 7 पैटर्न होते हैं। अगर वो 7 पैटर्न हमें पता चल जाए तो दुनिया का हर क्वेश्चन हम लेटर कोडिंग से रिलेटेड बना सकते हैं। चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन लेटर कोडिंग का, दुनिया का कोई क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, ठीक है जी हाँ। अब वो 7 पैटर्न कौन से होते हैं जरा उनको समझते हैं। देखो, सबसे पहले जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा लेटर कोडिंग का, तो आपको लॉजिक क्या लगाना है। क्वेश्चन को देखते ही आपको माइंड में आना चाहिए कहीं इस क्वेश्चन में अपोजिट लेटर का कंसेप्ट तो नहीं है। अपोजिट लेटर का कंसेप्ट मतलब, सर कल हमने जो प्रैक्टिस करी थी AZ BY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। कहीं इस क्वेश्चन में अपोजिट लेटर का कंसेप्ट तो नहीं है। अगर अपोजिट लेटर का कंसेप्ट नहीं है तो फिर हम देखते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। कहीं ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे तो आधारित नहीं है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जैसे कि एक वर्ड है कोल्ड और इस वर्ड को मैंने चेंज कर दिया है LODC में। कहने का मतलब है ये जो लेटर्स हैं इन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है इसके कोडेड वर्ड में, यानी कि कोई भी नया लेटर नहीं बना है, सिर्फ लेटर्स को इधर उधर शिफ्ट करके मैंने अरेंजमेंट कर दी। बेसिकली हम कह सकते हैं अरेंजमेंट। क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं हम अरेंजमेंट, कि हमने लेटर्स की क्या कर दी, लेटर्स की हमने अरेंजमेंट कर दी। तीसरा जो लॉजिक लगता है यहाँ पर वो लगता है कॉमन कोडिंग का। तीसरा जो पैटर्न है यहाँ पर वो है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग का मतलब ये होता है जैसे रेट को मैंने चेंज किया है 1 2 3 में और कैट को मैंने चेंज किया है 3 2 5 में, देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर सी। तो कॉमन कोडिंग का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 लेटर यहाँ पर है, 2 लेटर यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है। तो ये जो लेटर सी होगा ये किसके लिए बचेगा, सी बचेगा 5 के लिए। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में जब एक लेटर को मैं किसी नंबर या लेटर को किसी लेटर में चेंज करता हूं तब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, है ना, कोई लॉजिक नहीं होता। विदाउट एनी लॉजिक मैं किसी लेटर को नंबर में या लेटर को लेटर में चेंज कर सकता हूं बिना किसी लॉजिक के। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने आता है ये 3 लॉजिक हमें लगाने पड़ते हैं। कौन कौन से 3 लॉजिक? क्वेश्चन को देखते ही हम ये सोचेंगे कहीं इस क्वेश्चन में अपोजिट लेटर तो नहीं है, अपोजिट नहीं है तो कहीं ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड तो नहीं है, पोजीशन बेस्ड नहीं है तो हम सोचेंगे कहीं ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर बेस्ड तो नहीं है। और अगर इन तीनों में से कोई लॉजिक काम नहीं करता फिर हमारे हर एक लेटर में हमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना होगा। और प्लस माइनस करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके से हम प्लस माइनस करते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? वो 3 तरीके हैं फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। इन 3 तरीके से हम किसी भी वर्ड में प्लस माइनस कर सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर हैं, इसको दूसरे 5 लेटर में बदला जा रहा है। तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। रिवर्स पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे 5 लेटर में बदला तो पहला लेटर लास्ट में चेंज होगा, सेकंड लास्ट में, लाइक दैट। और क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या होता है भैया? क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है पहला पहले में नहीं, दूसरा दूसरे में नहीं, पहला लास्ट में नहीं, है ना। ना तो फॉरवर्ड क्रॉस इस तरीके से चलता है। क्रॉस में हम 2 का भी क्रॉस ले सकते हैं और 3 3 लेटर का भी क्रॉस ले सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को देखते ही हम लगाएंगे अपोजिट पोजीशन कॉमन, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो सीधा हम प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के 3 तरीके, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, और वो फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस इस तरीके से है। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो एक पैटर्न होता है इलॉजिकल, लेकिन अच्छी बात यह है एसएससी सीजीएल में अब इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। अब इलॉजिकल पैटर्न नहीं बनता एग्जाम में, पहले बनता था। सर इलॉजिकल समझाओ जरा कैसे? जैसे मैं लिखता हूं क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, जैसे ये क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को सीरीज मेथड से सॉल्व करो और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन कभी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या क्वेश्चन कभी? सर ये क्वेश्चन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल पैटर्न तब सॉल्व होते हैं जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, मन की आंखों से। यहां पर हमें जरूरत पड़ती है अपनी मन की आंखों की, है ना? कैसे सर? ऐसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने बंद हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, जब भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तो हमें कितने पैटर्न अप्लाई करने हैं? ये 6 पैटर्न अप्लाई करने हैं। पहले हमें ये 3 पैटर्न अप्लाई करने हैं, अपोजिट पोजीशन कॉमन, अगर ये है बहुत अच्छी बात, अगर ये नहीं है तो हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न पे बेस्ड तो नहीं है। तो दिस इज अबाउट लेटर कोडिंग। अब हम बात करते हैं नंबर कोडिंग की। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे बन के निकल के आते हैं। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला जो टाइप होता है उसमें क्या होगा, जैसे एक कैट वर्ड है, इसको कोड किया गया है 24 से, और जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होगा कि कैट वर्ड को कोड किया गया है 3120 से। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों टाइप में क्या फर्क है? देखो, दोनों ही टाइप में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? दोनों ही टाइप में हमें जरूरत पड़ती है नंबर 1, टोटल लेटर्स। कभी कभी एग्जाम में लॉजिक अकॉर्डिंग टू टोटल लेटर्स लग जाता है, अकॉर्डिंग टू टोटल लेटर्स। जैसे इसमें 3 लेटर हैं, हो सकता है 3 का 8 गुना कर दिया हो। और अगर टोटल लेटर का लॉजिक नहीं है तो हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते हैं। अल्फाबेट जो हम ऑलरेडी कल कर चुके थे, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे? अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखेंगे। और अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लग पा रहा, तो हम चेक करते हैं इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। इनके अपोजिट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये 3 लॉजिक हमारे अप्लाई होते हैं। किसमें अप्लाई होते हैं? नंबर कोडिंग में ये 3 लॉजिक हमारे अप्लाई होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और इन दोनों टाइप में फर्क क्या है? इन दोनों टाइप में ये फर्क है कि टाइप 1 कैटेगरी में जो हम अल्फाबेट के प्लेस लिखते हैं, इसका यूज एक साथ होता है, एक साथ इसका यूज होता है। जबकि टाइप 2 कैटेगरी में ये जो अल्फाबेट के प्लेस होते हैं, इनका यूज इंडिविजुअल होता है। जैसे 3 का 3 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, और इसका यूज इंडिविजुअल होता है। तो नंबर कोडिंग में हमेशा 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जिसमें सारे नंबर्स का यूज एक साथ होगा, दूसरा जिसमें नंबर्स का यूज इंडिविजुअल होगा। तो दिस इज अबाउट नंबर कोडिंग। तीसरा अगर मैं बात करूं तो फाइनल जो टाइप बनती है इसमें, वो बनती है मिक्स्ड कोडिंग। अच्छा, मिक्स कोडिंग में भी हमारी 2 टाइप बनती है। पहली टाइप बनती है जिसको हम चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। कौन सी कोडिंग बोलते हैं? चाइनीज कोडिंग। और दूसरी जो टाइप है वो हमारा न्यू पैटर्न है। दूसरा जो टाइप है ना, दूसरा जो टाइप है वो हमारा न्यू पैटर्न है। दूसरा टाइप हमारा न्यू पैटर्न है। अब चाइनीज कोडिंग में क्या होता है? चाइनीज कोडिंग बेटा कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। कॉमन कोडिंग जैसे एक वर्ड है हाउ आर यू, हाउ आर यू एक सेंटेंस है, इसको चेंज किया मैंने नी टिन पू में। और एक वर्ड है आर शी गुड, आर शी गुड को मैंने चेंज किया, आर शी गुड को मैंने चेंज किया पू सो लो में। देन व्हाट इज द कोड फॉर आर? देन व्हाट इज द कोड फॉर आर? तो ये कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होती है। चाइनीज कोडिंग कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होती है। कैसे सर? आर वर्ड यहाँ भी है, आर वर्ड यहाँ भी है, सर फू वर्ड यहाँ भी है, फू वर्ड यहाँ भी है। तो हमें पता चल गया आर की कोडिंग फू से होगी, और इसके पीछे कोई लॉजिक यूज नहीं होता। कॉमन कोडिंग में कोई भी लॉजिक यूज नहीं होता। लेकिन जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, जब मैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करता हूं, जैसे हाउ आर यू को
मैंने चेंज कर दिया HAY में। देन व्हाट इज द कोड फॉर पिंक? पिंक की कोडिंग क्या होगी? तो न्यू पैटर्न में क्या होता है, जब मैं एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में चेंज करता हूं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है सर? पहला लेटर यहाँ लिख दिया, पहला लेटर यहाँ लिख दिया, पहला लेटर यहाँ लिख दिया। देन व्हाट इज द कोड फॉर पिंक? पिंक की कोडिंग P हो गई। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पहला टाइप जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, दूसरा टाइप जिसमें कोई लॉजिक होगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में तीन चीजें होती हैं, पहली लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न होते हैं लेकिन हमें 6 पैटर्न समझते हैं। नंबर कोडिंग में 2 टाइप्स होती हैं और उन दोनों टाइप्स में इन तीनों की जरूरत पड़ती है। और मिक्स कोडिंग में भी 2 टाइप हमारी होती हैं, चाइनीज कोडिंग और न्यू पैटर्न पर पेस्ट। अब ये जो तीनों टाइप मैंने आपको बताई हैं और यही अल्फाबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि एडिक्विटी ने इन सारे पैटर्न का निचोड़ क्या निकाला। इस साल एडिक्विटी ने 350 जो क्वेश्चन दिए हैं इस पर बेस्ड, वो किस तरीके से दिए हैं और उन क्वेश्चंस को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन वही बच्चा बना पाएगा बहुत जल्दी जिस बच्चे को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है। अगर आपने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं की है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं आपको कल करा चुका हूं, तो जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा था वो देख ले कि इन अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है ना। ये प्रैक्टिस अपोजिट अल्फाबेट और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस, ये सब मैं आपको कल मैंने बताया था। ठीक है, और मैंने माइनस प्लस करना भी सिखाया था, वो भी बहुत जरूरी है माइनस प्लस करना। चलिए अब हम देखते हैं जरा क्वेश्चंस कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? मैंने कहा था ना कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सीरीज पर भी बेस्ड होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एनालॉजी पर भी बेस्ड होते हैं, क्लासिफिकेशन पर भी बेस्ड होते हैं, है ना। अब जब सीरीज वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर को हमें कंपेयर करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ऑप्शंस का यूज कैसे किया जाता है ना। यहाँ पर हम क्या सिखाएंगे? यहाँ पर हम ये भी सिखाएंगे कि ऑप्शन से क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है। इससे ऑप्शन से क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है, ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करना है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दे भी दिया है। सबके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर 3 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 का मतलब एस। तो हमारा ऑप्शन एस से शुरू होगा। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। सर 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 यानी कि डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एग्जाम में जब हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं तो आप इस लेटर को चेक करके, है ना, ये जस्टिफाई मत करना कि एग्जाम में क्वेश्चन सही पूछा है कि नहीं पूछा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो पूरा ऑप्शन चेक करते हैं। अरे भाई, आपको बाहर निकल के नहीं बताना है किसी को, रिपोर्टर को, कि कितने क्वेश्चन सही आए थे, कितने क्वेश्चन गलत आए थे। एग्जाम में आप बैठते हो सिलेक्शन लेने के लिए, ना कि जस्टिफाई करने के लिए खुद को या फिर एग्जामिनर को। तो ये जस्टिफाई मत करना कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। तुम ऑप्शन एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन सही हो या गलत हो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा ऑप्शन टिक करके तुरंत की तुरंत आगे बढ़ जाओ तुरंत की तुरंत आगे बढ़ जाओ। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, है ना। और अपनी स्पीड को और बेहतर बताओ। पहले फर्स्ट लेटर को कंपेयर करो, फर्स्ट लेटर के अलावा सेकंड को करो या फिर थर्ड को करो। चलिए साहब, यहाँ पर हम देखते हैं सर m+1 n, n+1 o, o+1 p, p+1 q, और q जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन में है। फिर सर i+1 j, j+1 k, k+1 l, l+1 m। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछे जा रहे हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इसलिए पूछे जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है कि नहीं है, क्या हम उस स्पीड से आंसर दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। स्पीड उसी बच्चे की बनेगी जिसको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है, अगर नहीं है तो स्पीड नहीं बन पाएगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो देखते ही सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। सर 2 2 2 और 3 5, सर 5 और 3 8, 8 और 3 11, और 11 और 3 14। हमारा आंसर एन से शुरू होगा। अच्छा, अब एक हमने देखो इस क्वेश्चन में क्या गलती करी, बताओ क्या गलती थी हमारी? गलती ये थी कि सर हमें पहला लेटर चेक ही नहीं करना था।
क्यों नहीं चेक करना था? क्योंकि सर चारों ऑप्शन में पहला लेटर एम था। तो ये मिस्टेक हमें एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी। जब चारों ऑप्शन में पहला लेटर सेम है तो हमें पहला लेटर चेक ही नहीं करना, हमें सीधा सेकंड लेटर चेक करना है। 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27। मैंने कल बताया था ना आपको 27 को कैसे सॉल्व करते हैं। 26 का रिमाइंडर 1 और 1 और 3 4, यानी कि सेकंड लेटर डी होना चाहिए। सेकंड लेटर अगर डी होना चाहिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिर्फ एक सिंगल लेटर ने 3 ऑप्शन हमारे क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट कर दिए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, और सेशन को बेटा शेयर जरूर कर दो। अब ये बताओ, क्या पहला लेटर चेक करने की आपको जरूरत है? सर पहला लेटर चेक ही मत करो, पहला लेटर चेक ही मत करो। क्यों नहीं चेक करो? क्योंकि डब्ल्यू ही है पहला लेटर। सीधा दूसरा लेटर चेक करो। 26 माइनस का 3 23, 23 माइनस का 3 नहीं हो रहा सर, ये 23 माइनस का 5 हो रहा है 18, और 18 माइनस का 4 हो रहा है 14। अब तुम फंस गए कि पहले -3 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -4 हुआ, अब आगे क्या होगा? हाँ जी, अब आगे क्या होगा? फटाफट से इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करो। अब आगे क्या होगा? सर -3 कर दिया हमने, है ना। 26 माइनस का 3 23, और 23 माइनस का 5 18, और 18 माइनस का 4 कितना होगा? 14। आगे क्या होगा? यस सर, अगर मान लो पहला लेटर, अगर मान लो दूसरा लेटर, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें मिस्टेक लग रही है कि मान लो दूसरा लेटर कुछ गड़बड़ है, तो तीसरे लेटर में चेक करो। तीसरे लेटर में कोई लॉजिक बन के आ रहा है? सर तीसरे लेटर में भी कोई लॉजिक नहीं बन के आ रहा। अगर तीसरे लेटर में लॉजिक नहीं बन के आ रहा तो चौथे लेटर में चेक करो। चौथे लेटर में कोई लॉजिक बन के आ रहा है? हाँ जी, -2। एक बच्चा कह रहा है -2 कर दो। भाई साहब -2 क्यों कर दो? क्या लॉजिक से हम -2 कर सकते हैं बताना? किस लॉजिक से हम -2 कर सकते हैं यहां पर? यस, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई अटेंड ऑल योर क्लासेस इन रिकॉर्डेड फॉर्म, बट फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग इन लाइव फ्रॉम, प्लीज ब्लेस मी सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बताओ 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 बताओ। अब ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम में, या सही क्वेश्चन आया है, इसका जस्टिफाई कैसे करोगे आप, और क्या आंसर दोगे? कुछ बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी आंसर भी दे रहे हैं, कुछ सी आंसर भी दे रहे हैं। यस, क्या लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे? सर वी वांट ओनली रीजनिंग बैच। भैया ओनली रीजनिंग एसएससी प्रथम बैच ले लो। हाँ क्यों भाई? यस सर, यहाँ पर कोई लॉजिक, कुछ भी ट्रिक हम यूज कर सकते हो। पहले लेटर से दूसरा लेटर, दूसरे से तीसरा लेटर, या तीसरे से चौथा लेटर, कोई लॉजिक है? सर एक होगा आंसर, ऑप्शन सी होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी होगा। मेरे भाई अगर हम यहाँ पर, है ना, अगर मैं अपोजिट भी करता हूँ, जीटी रोड G+1H, बढ़िया, है ना, फिर हाई स्कूल और S+3 हो जाएगा। पहले +1 हो गया, +3 हो गया, फिर देखो इसका अपोजिट क्या होता है? जीटी रोड, और ये हो गया G+1H, फिर हाई स्कूल, फिर S+3 हो गया V, है ना, फिर इवनिंग, इवनिंग में E+ का 5 हो गया J, और फिर जंगल क्वीन। अब कितना होगा? 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, है ना, और Q+7 कितना होगा? 17 और 7 कितना होता है? 17 और 7 होता है 24। Q+1 एक होगा X, और X मेरे ऑप्शन बी को छोड़कर हर ऑप्शन में X है। ऑप्शन बी को छोड़कर लास्ट में हर ऑप्शन में X है। तो भाई लास्ट लेटर तो हमने पकड़ लिया, लास्ट लेटर तो पकड़ लिया। अपोजिट 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 करते जाओ और ऐड करते जाओ, लेकिन उससे पहला जो लेटर है W, जैसे Y है, अब मैं Y में कितना ऐड करूं कि G बन जाए? सर +8 कर दो, क्योंकि 25 और 8 कितना होता है? 33, और 26 का रिमाइंडर 7 होता है। अब 7 में 15 बनाना है। सर 7 और 8 15 कर दो, 7 और 8 15, और सर 15 और 8 23 कर दो, है ना। कहने का मतलब है अगर मैं उल्टा चलूं तो मैं +8 की जगह क्या कर सकता हूँ? -8 कर सकता हूँ। जैसे 23 माइनस का 8 15, 15 माइनस का 8 7,
7 माइनस का 8 कितना होगा, माइनस का 1, माइनस का 1 क्या होता है, 26 माइनस 1 25, और 25 माइनस का 8 कितना होगा, ये बताओ 25 माइनस का 8 कितना होगा। सर 25 माइनस का अगर मैं 8 करता हूं तो वो बनेगा मेरा कितना, कितना बनेगा, 17 बनेगा, और 17 यानी कि लेटर क्यू आएगा। लेटर क्या आएगा, सेकंड लास्ट लेटर आना चाहिए, सेकंड लास्ट लेटर आना चाहिए क्यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, ए इज द राइट आंसर, यस, ए इज द राइट आंसर। अब सेकंड लेटर में मिस्टेक है नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि सेकंड लेटर में कोई एरर थी या नहीं थी, या इसके पीछे लॉजिक क्या था। भाई हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर दिए, पहले और तीसरे लेटर से कर दो, पहले और तीसरे लेटर से कर दो, तो यहाँ पर आना चाहिए W, और 25 माइनस का WQ आना चाहिए, पहला तीसरा लेटर WQ है, WQ नहीं है, गलत, WQ नहीं है, गलत, WQ है, दो ऑप्शन मेरे बच गए। और फिर लास्ट लेटर हमें पता चल गया था, अपोजिट +1 +3 +5 +7 हो रहा था, उससे हमारा निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कम ऑन जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। MNOP आगे आएगा Q, और एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब हम चलते हैं 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 का मतलब QK। फिर मेरे, अच्छा अब ये बताओ क्या QK के बाद तीसरा लेटर मैं चेक करूं। मैं आपको इस बैच में सिखाऊंगा कि ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करना है, और हमारी परफेक्ट एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके। तो तीसरा नहीं, सीधा चौथा लेटर चेक करो, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, और 30 का मतलब कल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 26 का रिमाइंडर होता है 4, और 4 और 7 11, लास्ट में आना चाहिए लेटर के, और लेटर के ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग सीरीज पैटर्न से बाहर निकल चुका है, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग सीरीज पैटर्न से बाहर निकल चुका है, और इसमें अल्फाबेट का कोई दूसरा कंसेप्ट यूज होगा। शब्द स्टूडेंट में प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है, नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, अल्फाबेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब काफी सारे ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते, और बिना कंडीशन अप्लाई किए हाँ जी, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्ड में प्रत्येक अक्षर को, देखो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें इस कंडीशन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम बिना कंडीशन को अप्लाई किए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखो हम ऐसे दे सकते हैं कि जब मैं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करूंगा, है ना, अक्षर को, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब मैं व्यवस्थित करूंगा, तो नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा अक्षर तुम ऐसे ही निकाल लो, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा सर, बाएं से दूसरा अक्षर मेरा ई लेटर होगा, क्योंकि पहला होगा डी फिर ई होगा। और दाएं से चौथे अक्षर के बीच, अच्छा दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, जब मैं दाएं से काउंटिंग करूंगा तो पहले आएगा सबसे यू, यू सबसे आखिर में लगा होगा, फिर लगा होगा टी, और फिर लगा होगा एस। तो हमें बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एस के बीच में कितने लेटर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एस के बीच में कितने लेटर होते हैं, ये बताना है। अच्छा ई का प्लेस क्या होता है, ई का प्लेस होता है 5, एस का प्लेस होता है 19। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन ई एंड एस। देखो व्हेन स्टूडेंट each of the letters in the word student is arranged in alphabetical order, how many letters are there in English alphabetical series between the letter that is second from the left hand। जब आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज ई, क्योंकि पहला लेटर डी होगा, सेकंड लेटर ई होगा, बहुत बढ़िया। एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड क्या होगा, जब आप राइट हैंड से काउंट करोगे तो यहाँ पे यू लगा होगा, फिर टी फिर एस होगा, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इज ई।
देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन ई एंड एस इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बाबू, इनके बीच की डिस्टेंस है 19 माइनस का 5, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 14। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये रैंकिंग का कंसेप्ट होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या टोटल नंबर ऑफ लेटर डिस्टेंस से हमेशा एक कम होते हैं, डिस्टेंस से हमेशा एक कम होते हैं। अगर इनके बीच की 14 डिस्टेंस है तो इनके बीच में लेटर कितने होंगे, लेटर होंगे 13, है ना। कितने लेटर्स होंगे, 13 होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो बी लेटर है वो सेकेंड डिस्टेंस पर है और जो ई लेटर है वो फिफ्थ डिस्टेंस पर है, और ई और बी के बीच में टोटल कितने लेटर्स होंगे, ई और बी के बीच में। सर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 5 माइनस का 2 3। अगर इनके बीच में 3 की डिस्टेंस है तो लेटर कितने होंगे, लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं, है ना। 3 माइनस 1 2। चलिए ये जो फॉर्मेट है बेटा ये एनालॉजी फॉर्मेट है। अभी आपने जो फॉर्मेट देखा था वो सीरीज फॉर्मेट देखा था, अब ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ये एनालॉजी फॉर्मेट आप देख रहे हो। ये फॉर्मेट क्या है, एनालॉजी फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर में चेंज होगा, सेकंड लेटर सेकंड में चेंज होगा। 1 + 8 कितना होगा, 1 + 8 होगा 9, और 7 + 8 कितना होगा 15। तो 3 + 8 कितना होगा, जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया है सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगा दो। 3 + 8 होगा K, और हमें पहले लेटर को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि चारों ऑप्शन में पहला लेटर K है। सेकंड लेटर चेक करना है, 13 + 8 21, 21 इज यू इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी जो फॉर्मेट है ये भी हमारा एनालॉजी फॉर्मेट है ना, इसी साल का फॉर्मेट है, एडिक्विटी पैटर्न का फॉर्मेट है। और एनालॉजी फॉर्मेट में जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा सेम लॉजिक हमें यहाँ लगाना होगा, और पहला लेटर पहले में ही चेंज करो, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। 99% ऐसा ही होगा कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट में चेंज होगा। 1% ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट में चेंज ना होके फर्स्ट लेटर लास्ट में चेंज हो। 1% ये वाला लॉजिक हो सकता है, वरना 99% फर्स्ट लेटर में ही चेंज होता है। तो हमने +2 किया, +1 किया, +2 किया, और EFG +2 किया। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या था, पहले लेटर में +2 है लेकिन सेकेंड लेटर में +1 है, फिर से +2 है और फिर से +2 है। तो कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर हमारे साथ चालाकी कर देता है, वो सब जगह +2 कर रहा है, एक उसने +1 कर दिया, और हम क्या करते हैं एग्जाम में जल्दबाजी में सबको +2 ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जो इसने किया वही करो, इसने पहले +2 +1 किया, बाकी सब +2 है तो आप भी ऐसे ही करो। 23 और 2 25, वाई से शुरू ऑप्शन होगा, OP, सेकेंड लेटर हमारा P होगा, RST, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब यहां पर हम देख सकते हैं, है ना, पहला जो वर्ड है पहले वर्ड में चेंज हुआ है तो थर्ड वर्ड फोर्थ लेटर में फोर्थ वर्ड में चेंज होगा, और जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक हमें वहां अप्लाई करना होगा। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न की पहचान ही ऐसे होती है कि कोई भी नया लेटर नहीं बनता है। ये जो वर्ड के लेटर्स है ना ये जम्बल्ड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये जम्बल्ड फॉर्म में है, यानी कि ये जम्बलिंग वाला क्वेश्चन है। अब आप इन लेटर्स को रीअरेंज करके, कुछ नहीं किया, इसको उल्टा लिख दिया इन्होंने, READING, READING, तो आप इसको उल्टा लिख दो, और इसको उल्टा लिखते ही क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, और सोल्यूशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोल्यूशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो। ये भी एनालॉजी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है सर, A+2 3, है ना, ABC, 1 लेटर का गैप, +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, 1 + 2 3, और 25 और 2 27, 27 का मतलब 1, 18 और 2 20, 18 और 2 20, 10 और 2 12, 3 और 2 5, हर एक लेटर में +2 +2 +2 कर दो तो N 14 और 2 16 है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो किससे शुरू होना चाहिए, P से शुरू होना चाहिए। P से शुरू नहीं है, P से शुरू नहीं है, P से शुरू नहीं है। अच्छा एक चीज और, कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे, तुरंत की तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आप ऐसा मत करना कि नहीं सर ये तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो चीटिंग हो गई। एक बार सर थोड़ा सा चेक कर लेना, कहीं ऐसे तो नहीं एग्जामिनर ने ऑप्शन गलत दे दिया हो। तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपको एग्जामिनर को टेस्ट नहीं करना, आपको अपने आप को टेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चले जाओ बिना कुछ सोचे समझे। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो सबको ग्रेस मार्क्स मिल ही जाएंगे, है ना। हाँ जी, और आप लोग अपने मार्क्स जरूर देख लो, CGL 2025 के मार्क्स वेबसाइट पे आ चुके हैं, 1 महीने बाद वो मार्क्स हट जाएंगे, इसलिए सारे मार्क्स देख लो। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो सर, 2 और 5 7,
7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 का मतलब वी। अच्छा वी से शुरू होगा तो देखो अगेन पहले लेटर ने ही मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बात खत्म। पहले लेटर ने ही मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बात खत्म। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देख रहा हूं तो लास्ट लेटर ऐसा है जो सब में अलग है। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देख रहा हूं तो लास्ट लेटर सब में अलग है, तो सीधा लास्ट लेटर को पकड़ो बेटा। 13 और 2 15, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 11 और 2 13। लास्ट लेटर के आना चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आएगा। प्रोवाइड शब्द के, है ना, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 6th letter of the word provide when counted from left to right using each letter only once in a word. PROE। ये बताओ कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली हमारी इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप फंस भी सकते हो। और जिन बच्चों की इंग्लिश वोकैब थोड़ी सी वीक है ना, देखो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल बनेंगे फैक्टोरियल 4, 4 तिया 12 दूनी 24। अब उन 24 वर्ड में से कितने मीनिंगफुल वर्ड होंगे ये कैसे पता चलेगा सर? ये तो पता चलेगा ना हमारी वोकैब पर कि इनमें से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। मान लो कोई भी एक वर्ड बना, है ना, मान लो वर्ड बना रोप। आपने कहा जी सर इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, तो मैं कैसे मान लूँ ये मीनिंगफुल वर्ड है? तो इस क्वेश्चन को वही बच्चे ट्राई करें एग्जाम में जिनकी इंग्लिश वोकैब थोड़ी सी ठीक ठाक है। और अगर आप सीजीएल मेंस देने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी, है ना, क्या होगी, आपकी इंग्लिश वोकैब थोड़ी सी ठीक ठाक तो होगी ही। इसीलिए इसमें कोई रीजनिंग का कोई भी काम नहीं है। इसमें इसमें कंप्लीटली इंग्लिश वोकैब का काम है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। दुनिया का कोई टीचर इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकता। टोटल कितने वर्ड्स होंगे ये तो बता सकता हूं मैं, लेकिन इनमें मीनिंगफुल वर्ड कितने होंगे इसकी कोई ट्रिक नहीं है। दिस इज योर बेसिक नॉलेज। ये हमारी बेसिक नॉलेज है जो कि इंग्लिश वोकैब पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है सर? NOPQRS XY है ना, और Z है, हर एक लेटर में +1 कर दो, कुछ नहीं है सर। न्यूमरल को चेंज किया है, अलजेब्रा को किस में चेंज करेंगे? क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ेगी? सर जम्बल्ड फॉर्म है, ये जम्बल्ड फॉर्म है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की पोजीशंस की हेराफेरी हो रही है। और हेराफेरी किस तरीके से हो रही है भाई? हेराफेरी किस तरीके से हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पहले तो वॉबल्स अरेंज कर दिए गए हैं, देन आफ्टर मैंने कॉन्सोनेंट्स की अरेंजमेंट करी है। पहले वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट्स, ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है तो पहले वॉबल्स ले लो, किसी भी ऑप्शन में पहले वॉबल नहीं है, तो ये जो लॉजिक मैं सोच रहा हूँ पहले वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट, ये लॉजिक गलत है। फिर आप सोचो कि ऐसा तो नहीं सेकंड लेटर उठा के सबसे आगे रख दिया हो, तो सेकंड लेटर क्या है? एल, एल को सबसे आगे रख दिया, जी हाँ। फिर इन्होंने किसको रखा है? फिर इन्होंने 4th लेटर को रखा है, फिर इन्होंने 6th लेटर को रखा है। ऑल्टरनेट UE, तो LER है ना, तो हमारे 2 ऑप्शन बच गए। फिर इन्होंने ऑल्टरनेट पीछे से शुरू किया है, पीछे से शुरू किया है, कैसे शुरू किया है? फिर इन्होंने LRMN, फिर इन्होंने ABGA, 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। पोजीशन बेस्ड पैटर्न था, बढ़िया सा क्वेश्चन था। अच्छा आपने कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज फॉर्म देखी, आपने कोडिंग डिकोडिंग की एनालॉजी फॉर्म देखी। ये जो कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म है इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन फॉर्म। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? तो आपने क्या नोटिस किया है कि जो एडिक्विटी है वो सीधा सीधा क्वेश्चन ना देके आजकल अल्फाबेट के एनालॉजी, सीरीज और क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। एनालॉजी, सीरीज और क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो ज्यादा पूछ रहा है एग्जाम में। तो इनमें से एक ऐसा कौन सा विकल्प है जो बाकी सबसे अलग है, ये बताओ। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इनके बीच में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। DNA, GST, TDS, वैट। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये क्वेश्चन ना अल्फाबेट पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन अल्फाबेट पर बेस्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन अल्फाबेट का है ही नहीं। बताओ क्या ये क्वेश्चन अल्फाबेट का है?
प्रियंका जी कहाँ से हो? अरे भैया घर जाना है क्या प्रियंका जी के? रक्षाबंधन आ रहा है, वैसे भी राखी लेके पहुंचना, प्रियंका जी राखी बांधेंगी तुम्हारे। हाँ। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, टीडीएस जीएसटी वैट इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, डीएनए यहाँ पे सबसे अलग होगा। इस क्वेश्चन में अल्फाबेट के प्लेस का कोई काम नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हमें लगते हैं कि ये अल्फाबेट के प्लेस पर बेस्ड है, लेकिन वो एक्चुअल में अल्फाबेट के प्लेस से कोई लेना देना उनका है नहीं। माउस को कोड किया, रेड को कोड किया, स्टोर की कोडिंग क्या होगी? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन कॉमन डिकोडिंग पर बेस्ड हो सकता है या फिर इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लेके है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर ही बेस्ड होते हैं, और एडिक्विटी ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस साल पूछे हैं, बहुत सारे, जो किस पर बेस्ड हैं? कोडिंग, कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग पैटर्न है एडिक्विटी का। कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग पैटर्न है एडिक्विटी का, जहां दिमाग ही नहीं लगाना कि इस एक लेटर को दूसरे नंबर में क्यों चेंज करें या इस एक लेटर को दूसरे सिंबल में क्यों चेंज करें। तो माउस को कोड किया, रेड को कोड किया, व्हाट इज द कोड फॉर स्टोर? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई लेटर कॉमन है, आर ए एस। सर आर ए एस तो है ही नहीं कॉमन। तो एस के नीचे क्या है? सर एस सेकंड लेटर है, सेकंड लास्ट लेटर 9 है, तो ऐसा तो नहीं एस की कोडिंग 9 से हो। सर जो टी लेटर है लास्ट में 6 है, तो 9 6 हो। सर ओ लेटर सेकंड है, सेकंड में 5 है, तो 5 हो। आर मेरा पहला लेटर है, पहला 7 है, तो 7 हो। 9 6 5 7, 9 6 5 7 है ना। और जो ई लेटर है वो लास्ट में है, और लास्ट में क्या है? 1, तो ई की कोडिंग होगी सीधापन। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें ज्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, क्यू से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। 5 और 4 9, फिर से 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, यानी कि यू, क्यू यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन सर सीरीज फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो कौन सा लेटर मैं चेक कर लूं सीधा? सर आप सबसे लास्ट वाला लेटर चेक कर लो, अपने आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ई एम यू सी। अब देखो ई के बाद एम बना, ई के बाद मेरा क्या बना? ई के बाद मेरा एम बना, एम के बाद मेरा यू बना, यू के बाद मेरा सी बना। जिस बच्चे को अल्फाबेट के प्लेस पता होंगे, सिर्फ वही बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, वरना नहीं हो सकते। सर 5 में मैं कितना जोड़ूं कि 13 बन जाए? सर 5 में 8 जोड़ो, 5 और 8 13। 13 में मैं कितना जोड़ूं कि 21 बन जाए? सर 8 जोड़ो, और 21 में 8 जोड़ोगे तो बनेगा 29। और हम जानते हैं कि 29 का मतलब 3 होता है, 26 का रिमाइंडर, 26 से कम 26 कितना बचा? 3। और 3 में अगर 8 जोड़ोगे तो बनेगा 11, और 11वां अक्षर होता है के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन के हिसाब से उसको एलिमिनेट करना सीखो। डेवलप ना, डेवलप को अगर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन वर्ड डेवलप इन अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ तो सबसे छोटा लेटर डी है, फिर मेरा ई है, फिर मेरा ई है, फिर आएगा बाबू एल, फिर आएगा ओ, फिर पी, फिर वी। तो यहाँ पर ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन पोजीशन जिनकी अनचेंज्ड है ना? सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर यहाँ पे हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है वर्ड फॉर्मेशन का, और हमें सिंपल ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। कैंसल में नहीं बना सकता, या फिर जेंटल नहीं बना सकता, नेग्लेक्ट नहीं बना सकता, या फिर मैं इंसाइट नहीं बना सकता। सर अगर कैंसल वर्ड बनाना है तो हमें लेटर ए का यूज करना पड़ेगा, जबकि इंटेलिजेंस में कहीं भी लेटर ए का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बताओ, कंट्री को कोड किया है मैंने, तो एग्जामिन की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ, कंट्री को कोड किया है तो एग्जामिन की कोडिंग क्या होगी? तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं जी। 3 और 3 6, 15 और 3 18, 18, 21 और 3 24, 14 और 3 17, 20 और 3 23, 18 और 3 21, 25 और 3 28 का मतलब 2। हर एक लेटर में +3 करना है। अब ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करना है तो 5 और 3 8, 8 का मतलब एच से शुरू होगा, और 5 और 3 8, लास्ट में भी एच आएगा। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस है तीसरे लेटर में, A+3 4, चौथा लेटर डी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए।
अब इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि सर ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पे कोई भी नया लेटर नहीं बना है, जो लेटर यहाँ पर है एग्जैक्टली वही लेटर यहाँ पर है, सेम लेटर प्रेजेंट है। तो जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न यहाँ पे लगा है सेम वही पोजीशन बेस्ड पैटर्न यहाँ लगा दो। सर चौथे पांचवें लेटर को कैट कैट वर्ड को उठा के यहाँ रख दिया, तो टॉप टॉप को उठा के रख दो, टॉप टॉप से शुरू कर दो। फिर इसके बाद उन्होंने इसको उल्टा लिखा टी आई के, फिर इसको उल्टा लिख देंगे एनईपी, तो टॉप के बाद एनईपी आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, ये जो क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मिक्स कोडिंग में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो चाइनीज कोडिंग बनती है और एक नॉर्मल कोडिंग हमारी बनती है। तो डेफिनेटली ये कोडिंग हमारे चाइनीज कोडिंग पर आधारित है। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर बिल्ड स्किल लॉजिक और ट्रस्ट, इसकी कोडिंग क्या होगी। अब आप सोच रहे होगे सर इतने बड़े क्वेश्चन को, और देखो एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन तो आने ही, और एडीक्यूटी का ही क्वेश्चन है क्योंकि रीजनिंग में टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो ट्रिक है, या तो आप बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करो। देखो बेसिक मेथड क्या है कि पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंस को आपस में कंपेयर करके सारे लॉजिक पता लगा लो, या फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सिखाता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ये है, जैसे बिल्ड वर्ड है बिल्ड, ये बताओ ड्रीम फोकस बिल्ड स्किल, फोकस लॉजिक ड्रीम, है ना, ट्रस्ट लॉजिक और बिल्ड और ड्रीम। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कहीं भी बिल्ड वर्ड का यूज हुआ फोकस लॉजिक ड्रीम में, तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड मेरा बिल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ना तो TRQ कर सकता, ना JKB कर सकता, ना एक्स एंड जेड कर सकता। और देखो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाए, यानी कि CLV भी बिल्ड के लिए हो सकता है, HMD भी बिल्ड के लिए हो सकता है। चलो स्किल की टेस्टिंग करते हैं। स्किल यहाँ पे ड्रीम फोकस बिल्ड स्किल में स्किल है, फोकस लॉजिक ड्रीम में यहाँ पे कहीं भी स्किल वर्ड नहीं है, तो TRQ वाला हट जाएगा, JKB वाला हट जाएगा और XNZ वाला। अगेन मेरा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर भी स्किल वर्ड नहीं है, तो इन चारों में से कोई भी स्किल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये बताओ यहाँ पर स्किल वर्ड है, नहीं है, तो इन चारों में से कोई भी वर्ड स्किल के लिए नहीं हो सकता। XNJ ये स्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। CLV सर ये भी स्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। JKB और TRQ, JKB TRQ यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। अगला आ जाओ बेटा लॉजिक, लॉजिक ड्रीम फोकस बिल्ड स्किल, यहाँ पे कहीं भी लॉजिक नहीं है, तो इनमें से कोई भी वर्ड मेरा लॉजिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, TRQ लॉजिक को नहीं कर सकता। अच्छा यहाँ पे तो JKB XNJ ना, फंस गए बेटा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे दो ऑप्शन बच गए, है ना, या तो A ऑप्शन सही होगा या तो C ऑप्शन सही होगा। और लॉजिक ट्रस्ट के लिए तो दोनों कंफर्म है। अब बाल्ड है बिल्ड और स्किल, इन दोनों के लिए क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे ढूंढना पड़ेगा, बिल्ड और लॉजिक, बेसिक मेथड। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमारे किसी काम की नहीं है, एग्जामिनर ने खेला कर दिया हमारे साथ। इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना पड़ेगा, बेसिक मेथड से ही सॉल्व करके सारे लॉजिक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। पहले हमने सोचा ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ इन दोनों वर्ड में क्या कॉमन है, ड्रीम फोकस बिल्ड स्किल, फोकस लॉजिक ड्रीम। सर ड्रीम फोकस और ड्रीम फोकस, तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे दो वर्ड कॉमन होंगे, और वो दो वर्ड कौन से कॉमन है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे TRQ कॉमन है, और XNZ और XNZ कॉमन है। तो हमें ये पता चल गया सर फोकस ड्रीम पक्का TRQ XNZ से। अच्छा अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ट्रस्ट नहीं है ऊपर, लॉजिक नहीं है ऊपर, बिल्ड है ऊपर और ड्रीम है ऊपर, है ना, बिल्ड और ड्रीम। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्ड ड्रीम और बिल्ड ड्रीम, या फिर अगर मैं बिल्ड और ड्रीम को देखता हूँ, बिल्ड और ड्रीम और बिल्ड और ड्रीम, तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, दो वर्ड हमारे कॉमन होंगे, XNJ कॉमन है, XNJ नहीं है, CLV है, CLV है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या कॉमन है, JKB है, JKB नहीं है, TRQ है, TRQ है, बहुत बढ़िया, TRQ है। तो ड्रीम वर्ड किसके लिए हो गया, ये कंफर्म हो गया, ड्रीम वर्ड TRQ को रिप्रेजेंट करेगा। ड्रीम वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ड्रीम वर्ड रिप्रेजेंट करेगा TRQ को।
बढ़िया। और ये जो वर्ड आया हमारा निकल कर फोकस, फोकस वर्ड किसके लिए हो गया? फोकस हो गया एक्स एंड जेड के लिए। फोकस किसके लिए हो गया? फोकस हो गया एक्स एंड जेड के लिए। और ड्रीम वर्ड किसके लिए हो गया? ड्रीम वर्ड हो गया की और क्यू के लिए। और ये जो लॉजिक वर्ड है ये किसके लिए हो गया? लॉजिक वर्ड हो गया जे के पी के लिए, है ना? यस। और बिल्ड वर्ड किसके लिए हो गया? बिल्ड वर्ड हो गया सीएलवी के लिए, बिल्ड वर्ड हो गया सीएलवी के लिए। फिर यहाँ पे स्किल जो बचा वो किसके लिए बचा? एचएमडी के लिए। सारे लॉजिक हमें पता चल गए। तो बेटा बिल्ड किसके लिए हो गया? बिल्ड हो गया हमारा सीएलवी के लिए, बहुत बढ़िया। स्किल किसके लिए हो गया? स्किल किसके लिए बचा? एचएमडी के लिए, सीएलवी एचएमडी, सीएलवी एचएमडी, सीएलवी एचएमडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमारे किसी काम की नहीं थी। इस क्वेश्चन को हमें बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेव को कोड किया गया, वेस को कोड किया गया, व्हाट इज द कोड फॉर ई पास? तो कहीं ना कहीं हमें पता है सर ये कॉमन कोडिंग से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। लेटर ई के नीचे क्या है सर? ई जो है लास्ट लेटर है, ई लास्ट लेटर है, लास्ट में 5 है लास्ट में, तो ई की कोडिंग 5 से होगी। अगर ई की कोडिंग 5 से होगी तो दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। वी बेटा सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में हैज है, तो वी की कोडिंग हैज से होगी, यानी कि एक और ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिग्नेचर में पहले स्वर और अंतिम व्यंजन के बीच कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन सिग्नेचर आर बिटवीन द फर्स्ट वॉवल एंड द लास्ट कॉन्सोनेंट? फर्स्ट वॉवल क्या है? फर्स्ट वॉवल है ए, है ना? फर्स्ट वॉवल क्या है? फर्स्ट वॉवल है ए। और लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है? लास्ट कॉन्सोनेंट है मेरा यू, है ना? लास्ट कॉन्सोनेंट, सॉरी, लास्ट कॉन्सोनेंट है मेरा टी। यू तो वॉवल ही हो गया, फर्स्ट वॉवल तो ए हो गया, है ना? और लास्ट कॉन्सोनेंट हो गया मेरा टी। टी के बाद तो कोई कॉन्सोनेंट ही नहीं है, नहीं है। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन ए एंड टी? सर अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर डिस्टेंस 19 की है, ओहो, नहीं 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 नहीं, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नहीं पूछ रहा। पहले स्वर और आखिरी कॉन्सोनेंट, ये क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नहीं है। जैसे ही हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखते ही हमें समझ आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नहीं है। तो पहले स्वर और अंतिम व्यंजन के बीच कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, ये फिर से सीरीज पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। एम एन ओ पी क्यू। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है कि तीन ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए। तीन ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए। 17 और 2 19 और 2 21 और 2 23 और 2 25। वाई से शुरू होना चाहिए, सॉरी, 17 और 2 19 और 2 21 और 2 23, 23 यानी कि डब्ल्यू से शुरू होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, गार्डन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नए अक्षर समूह में बाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके बीच में कितने लेटर्स होंगे, है ना? गार्डन को अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो पहले लेटर ए आएगा, फिर लेटर डी आएगा, फिर आएगा ई, फिर आएगा जी, फिर आएगा एन और फिर आएगा आर। ये मैंने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज कर लिया गार्डन को। GARDEN, ADEGNR। Then how many letters are there in English alphabetical series between the letter that is fifth from the left hand? 1 2 3 4 5। Fifth from the left hand, that is N, and थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड जी। जी और एन के बीच की डिस्टेंस कितनी है बाबू? सर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 है, और 7 की दूरी में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिस्टेंस से हमेशा एक कम। अगर 7 की डिस्टेंस है तो बीच में लेटर कितने होंगे? डिस्टेंस से एक कम होंगे हमेशा। चलिए, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ? फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन सकते हैं? देखो फिर से वही दिक्कत है, इंग्लिश वोकैब कंप्लीटली हमारी इंग्लिश वोकैब। वही बच्चा इस क्वेश्चन में टाइम देगा जिसको लगता है कि उसकी इंग्लिश वोकैब स्ट्रांग है और वो बहुत अच्छे से, जैसे, है ना, मीनिंगफुल वर्ड बना सकता है। वरना अगर तुम्हें पता ही नहीं है ना, कि इसका मीनिंग क्या है, तो फिर फायदा क्या होगा? जैसे मैं कहूँ कि भैया इसका मीनिंग होता है, आपको सर ये तो मीनिंग लेस है, मैं कहूँ नहीं जी मीनिंगफुल है ना? तो ऐसे ही टोटल कितने वर्ड हैं इसको हमें
एग्जाम में स्किप ही करना पड़ेगा, इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 5 13 है ना, 5 आ, 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 यहाँ पे लॉजिक है भैया, 5 और 8 13 और 11 और 8 19, तो 6 और 8 14, 14 का मतलब n, और 16 और 8 24, 24 का मतलब x। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं, नंबर नंबर देखो तुरंत हमें समझ आ गया, नंबर नंबर पोजीशन बेस्ड है। अब जो यहाँ पे एन यू को उल्टा लिख दिया, तो जी एच को उल्टा लिख दो एच जी। अगर मैं एच जी की बात करूं, फिर मैंने एम बी को उल्टा लिख दिया बी एम, फिर मैं एस ओ लिखूंगा एस ओ, फिर मैं लिखूंगा, फिर ई आर को आर ई लिख दिया, फिर मैं टी एस को एस टी लिखूंगा एस टी। चलिए सब पोजीशन बेस्ड पैटर्न था, देखते हो गया राइट। अब देखो हमने एडिक्यूटी के कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। आपने एक चीज देखी कि 12 सितंबर को कितनी शिफ्ट थी, 12 सितंबर की 3 शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, और तीनों शिफ्ट में मिला के कितने क्वेश्चन थे 12 सितंबर की, तीनों शिफ्ट में मिला के टोटल 25 क्वेश्चन थे। 12 सितंबर को जो पेपर लिया था एडीक्यूटी ने, उसकी तीनों शिफ्ट को मिला के 25 क्वेश्चन थे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, हर शिफ्ट में है ना कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 8 क्वेश्चन। समझ रहे हो, मिनिमम 8 क्वेश्चन थे, मिनिमम। मैंने कहा था ना 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे हर पेपर में अल्फाबेट से रिलेटेड। तो आपने ये जो 12 सितंबर की तीनों शिफ्ट देखी, इन तीनों शिफ्ट का निचोड़ क्या निकाला तुमने? सर तीनों शिफ्ट का निचोड़ हमने ये निकाला है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बने हैं, है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और कॉमन कोडिंग पोजीशन बेस्ड पैटर्न को लेकर बने हैं। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 13, 13 को जब शिफ्ट हुई 26 क्वेश्चन थे। हाँ, 13 की जब शिफ्ट हुई तो 13 की शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन फॉलो हो रहे थे, लेकिन इन्होंने हाँ 13 की शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो 12 को पूछ रहे थे, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक है? सर 23 और 2 25, 18 और 2 20, 9 और 2 11, है ना, 20 और 2 22, 5 और 2 7, तो +2 +2 +2 करते चले जाओ, तो 18 और 2 20, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। हाँ जी सर, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 क्यू से शुरू होगा ऑप्शन, 19 21 23 क्यू के बाद डब्ल्यू आएगा। बहुत बढ़िया। अल्फाबेट के प्लेस पता होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आंसर। देख रहे हो, अगर अल्फाबेट के प्लेस पता हो तो आपसे ए बी सी डी पूछ सकता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू वी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और वाई जेड के बाद दोबारा से क्या आता है, दोबारा से ए आता है ना, दोबारा से क्या आता है, दोबारा से ए आता है। सर 25 - 3 22, -3 19, -3 16, -3 13, 13 यानी कि एम से शुरू होगा, 13 -3 10, -3 7, -3 4, -3 1, एम के बाद ए आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला लेटर चेक मत करो, पहला लेटर सब में आ रहा है। अब तुम सबसे आखिरी का लेटर चेक कर लो, 8 एच डब्ल्यू एल ए, बहुत खतरनाक है। दूसरा लेटर चेक करना, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 का मतलब वी। सेकंड लेटर मेरा वी होना चाहिए, तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। सर 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 का मतलब तुम्हें पता ही है 9 होता है, 26 का रिमाइंडर 9, 9 और 10 19, सेकंड लास्ट होना चाहिए एस, सेकंड लास्ट होना चाहिए एस। बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाला जो लेटर है इसमें 15 जुड़ेगा, 5 10 15, 8 और 15 23, और बेटा 23 और 15 कितना होता है, 23 और 15 होता है 38, 26 का रिमाइंडर होता है 12, और 12 और 15 27, 26 का रिमाइंडर 1, 1 और 15 16, लास्ट में लेटर आ जाएगा पी। लास्ट में लेटर क्या आ जाएगा, लास्ट में लेटर आ जाएगा पी। बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दूं, 6 - 5 1, 1 - 5 -4, 26 - 4 22, 22 - 5 17, 17 - 5 12, लास्ट में लेटर आ जाएगा एल, और 5 में कितना जोड़े कि 19, 14 और 5 19, अगर मैं 19 में 14 जोड़ दूं
तो 33, 26 का रिमाइंडर 7 होता है, और 7 में 14 जोड़ दे तो 21, 21 और 14 देख रहे हो कितना जोड़ा जा रहा है, 35। 26 का रिमाइंडर 9 होता है, आई, सेकेंड लास्ट लेटर आई। तो इसीलिए मैंने आपको कल ना माइनस प्लस करना सिखाया था कि अगर आपको माइनस प्लस करना नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और देख रहे हो कितना खतरनाक माइनस प्लस कर रही है, कितना खतरनाक। कॉन्ट्रास्ट, हमारे पास वर्ड है कॉन्ट्रास्ट, है ना। यस, तो कॉन्ट्रास्ट में पहले ए लिखा जाएगा, फिर सी लिखा जाएगा, ए फिर सी। और ए सी के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी के बाद हम लिखेंगे एन ओ, एन ओ, फिर आ जाएगा आर एस टी टी। तो बाएं से पहला अक्षर और दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, इनके बीच में कितने अक्षर होते हैं, डिस्टेंस होगी 15 माइनस 1 14, और 14 की दूरी में जितनी दूरी होगी उससे एक कम, जितनी दूरी होगी उससे एक कम। जी हाँ, यहां पर हम चलते हैं सर, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 9 का मतलब आई से शुरू होगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, ड्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, इवनिंग, और वी डब्ल्यू, डब्ल्यू से शुरू होगा। ओहो, कोई और लॉजिक है यहाँ पे, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट नहीं है, कुछ और लॉजिक यहाँ पर है। क्या लॉजिक है, 4 में कितना जोड़ूं कि 24 बन जाए, 4 और 20 24, 20 जोड़ो या 6 घटाओ, बात एक ही है। तो 5 में से 6 गया, एक, ए से शुरू होगा, ऑप्शन ही नहीं है जी, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं नहीं, ठीक तो है, 4 और 20 24, या 6 घटाओ, ऐसे ही -6 कर दो, या 20 जोड़ दो। तो 5 और 20 25, 25 का मतलब वाई, वाई वाई। ऐसे ही नेक्स्ट में बेटा 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे, 16 और 12 26, नहीं 16 और 10 26, 10 जोड़ दो तो 14 और 10 24, 14 और 10 24, वाई एक्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अराउंड, अराउंड आप देख सकते हैं, अराउंड अराउंड, ठीक है, ए आर को आर ए लिख दिया, ओ यू को यू ओ लिख दिया, तो जी आर को आर जी लिख दो, और जैसे ही आर जी लिखा तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, देखो अल्फाबेट के प्लेस पता है, तुरंत समझ आ गया, 17 और 2 19, 21 और 2 23, डब्ल्यू से शुरू होगा, डब्ल्यू एक ही ऑप्शन में, डब्ल्यू एक ही ऑप्शन में। यहाँ पर देखो अगेन पहला पहला लेटर कंपेयर कर लो, तो 24 में कितना जोड़ेगी, 27 हो जाए, 24 और 3 27, 27, 26 का रिमाइंडर एक, एक और 3 4, 4 और 3 7, यानी कि जी से शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 25 में कितना जोड़े कि 28 हो जाए, 25 और 3 28, 26 का रिमाइंडर दो, 2 और 3 5, 5 और 3 8 का मतलब जी एच, जी एच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सर, यहाँ पर हमने देखा कि 26 माइनस का दो 24, माइनस का दो 22, माइनस का दो 20, माइनस का दो 18, आर, सब में आर था, पहला लेटर चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लास्ट लेटर चेक कर लो भाई, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 2 और 7 9, आर आई, लास्ट में आई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, बताओ कंफर्ट में द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन वर्ड कंफर्ट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो पहले सी लिखना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा एफ, और एफ के बाद लिखना पड़ेगा हमें एम, एम के बाद हमें लिखना पड़ेगा ओ ओ, फिर हमें लिखना पड़ेगा आर टी। तो 1 2 3 4 5, कितने लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड है, 5 लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, देखो फिर से मीनिंगफुल वर्ड वाला आ गया, तो मीनिंगफुल वर्ड में तो वही बच्चा रिस्क लेगा जिसको इंग्लिश वगैरह आती है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेकंड वर्ड is formed by applying a specific alphabetical coding word in the first word, applying the same pattern to the, चलिए तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि एक लेटर से ही 2 लेटर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो सी -1 भी किया जा रहा है, +1 भी किया जा रहा है, तो सी -1 बी होता है, सी +1 डी होता है। टी -1 करोगे तो एस आएगा, है ना, और टी +1 करोगे तो यू आएगा। ऐसे ही आई -1 करोगे, एच आएगा, एच आई जे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, राइट को कोड किया है, रॉन्ग की कोडिंग क्या होगी, राइट को रॉन्ग।
अब यहाँ पे लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जितने भी हमने एनालॉजी के क्वेश्चन किए थे मैंने हर बार आपसे क्या बोला था कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट वाला पहले में चेंज होता है और यहाँ पर वही लॉजिक मुझे लग रहा है। 5 और 5 10 नहीं, 20 और 5 25 ना 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 ना, ऐसा लॉजिक नहीं है। तो पहला लेटर पहले में ही चेंज कर दो। 23 में से कितने घटा दें कि 10 बन जाए? 23 माइनस का 13, 10 आ गया। या फिर प्लस का 18 माइनस का 13, 5 आ गया। 9 माइनस का 13 या 9 प्लस का 13, 22 आ गया। और 20 माइनस का 13 करो या प्लस का 13 करो, ओ भाई साहब, माइनस का 13 या प्लस का 13 कर लो तो डब्ल्यू से तो बनेगा जे, और आर से क्या बनेगा? आर से बनेगा जे ई, और ओ का क्या बनेगा? 15 माइनस का 13 12, 15 माइनस का 13 2, तो जे ई बी, जे ई बी, जे ई बी। चलिए साहब, नेक्स्ट फैंटम को कोड किया है, स्पेक्टर की कोडिंग क्या होगी? फैंटम को कोड किया है, स्पेक्टर की कोडिंग क्या होगी? 16 माइनस का 5 11, 8 और 4 12। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फैंटम वर्ड है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमें फंसा देते हैं और हम काफी दिमाग लगाएं और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो एडिकुटी ने इस बार ऐसे भी कर दिया कि एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें पर्टिकुलर आप पैटर्न अप्लाई करोगे लेकिन क्वेश्चन आपसे बनने नहीं वाला। मतलब सर समझे नहीं, यहाँ पर अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढने निकलोगे तो निकल नहीं रहा। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में सीधा सीधा फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई कर दिया है बिना किसी लॉजिक के। कैसे? ये अपोजिट लेटर है कानपुर, ये भी अपोजिट लेटर है लव, ये भी अपोजिट लेटर है मैन, और बाकी इसमें क्या किया है इन्होंने? 8 और 4 कर दिया 12, सर 1 और 18 कर दिया 19, 14 और 3 कर दिया 17, और 20 और 6 कर दिया 26। इसके पीछे कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ इन्होंने फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई कर दिया बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने आपके सामने लिख कर दिखाया। और आप सेम पैटर्न ही यूज कर लो, सेम पैटर्न ही नीचे यूज कर लो। जबकि कोडिंग डिकोडिंग कहता है कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी उल्टा सीधा लॉजिक लगाओ और उस लॉजिक से आंसर आ जाए, लेकिन इस बार एडिक्विटी ने ऐसा करके दिखा दिया। जैसे हाई स्कूल अपोजिट करो पहले तो, है ना, और लव और इंडियन रेलवे। ठीक है, जो लॉजिक यहाँ है सेम वही लॉजिक लगा दो। 16 और 4 20, 5 और 18 23, और 3 और 3 6, और इसमें किया है 20 और 6 26। देखो क्या ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है? HTWFZIZLI, बिल्कुल सर मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। तो ये जो लॉजिक है ये कोई मान्य नहीं है लॉजिक, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। और एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन दिया एग्जाम में तो बच्चे लॉजिकल सीक्वेंस ही ढूंढते रह गए, लेकिन इन्होंने एज इट इज फॉलो कर दिया। पहले को पहले में जैसे बदलने हैं नीचे भी वैसे ही बदल दो। हालांकि ऐसा कम होता है बट ऐसा हो गया। तो हमने 50 क्वेश्चन किए। चलिए काफ़ी क्वेश्चन है आज के लिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बाकी कल हम प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।